हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फारसाइट एकेडमी में। तो लास्ट हमने ये देखा था कि अकाउंट पेबल से एजिंग कैसे निकाली जाती है और आज हम सीखेंगे अकाउंट रिसीवेबल के बारे में। इसमें भी हम ये देखेंगे कि इसकी एजिंग कैसे बनाई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि अकाउंट रिसीवेबल रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी ऑन टू ए बिजनेस बाय इट्स कस्टमर्स फॉर गुड्स और सर्विस सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जो अकाउंट रिसीवेबल होता है वो जनरेट तभी होता है जब हम किसी पार्टी को सेल करते हैं क्रेडिट पे। मीन्स हमने माल दे दिया है बट अभी तक उससे हमने पैसे रिसीव नहीं किए हैं। तो आइए इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल को अगर हम एजिंग वाइज बनाते हैं डिटेल तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। तो सबसे पहले है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट ये होता है, जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक पे भी डिस्कस किया था, कि ये हमारे वर्किंग कैपिटल के फ्लो को मेंटेन रखता है। किसी से अगर पैसा हमें लेना है या पैसा किसी को देना है तो ये एक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है इसका मैनेजमेंट रखना। अर्ली डिडक्शन ऑफ बैड डेब्ट। इसको समझने से पहले हम समझते हैं बैड डेब्ट के बारे में कि बैड डेब्ट क्या होता है। मान लीजिए किसी पार्टी को आपने माल दिया, उसने कुछ पार्शियल ही पेमेंट करी, पूरी पेमेंट नहीं करी, तो जो रिमेनिंग पेमेंट है वो अगर उसने पे नहीं करी तो वो हमें खर्चों में बुक करनी पड़ेगी बैड डेब्ट के थ्रू। इसकी एंट्री हम आगे समझेंगे कि बैड डेब्ट कैसे क्या होता है। तो जब अगर हमारे पास एजिंग एनालाइजेशन रहेगा कि मान लीजिए हमारे पास 90 दिन से या 180 दिन से किसी का पैसा पड़ा हुआ है, तो हम उसके लिए उस पार्टी से फॉलोअप ले सकते हैं पेमेंट का और उस पार्टी से पेमेंट लेने की कोशिश कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास एजिंग एनालाइजेशन ही नहीं रहेगा, पार्टी को पता ही नहीं रहेगा कि कितना पैसा किसी के पास कितने दिन से पड़ा हुआ है, तो हम उसका फॉलोअप नहीं ले सकते। तो एक तरह से ये हमारा रिवेन्यू ही जनरेट करता है। एंड लास्ट, इट स्ट्रेंथन कस्टमर क्रेडिट कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी पार्टी को पेमेंट लेने के लिए फोर्स करते हैं और अगर हमारे पास वो एजिंग हमारी उसकी नहीं है, हम उसको हो सकता है ड्यू डेट से पहले ही फोर्स करने लग जाएं या बहुत ड्यू डेट के बाद फॉलो करें, तो इससे कस्टमर के और जो कंपनी के रिलेशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए एजिंग एनालिसिस कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने के लिए भी यूज़ में आता है। तो आइए इसको हम टैली प्राइम में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा डेटर्स के ग्रुप में, तो इसके लिए मैं प्रेस करूंगा डिस्प्ले अकाउंट्स बुक ग्रुप समरी। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा सन्ड्री डेटर्स। तो ये मेरा पीरियड 1 अप्रैल 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक का है। तो यहाँ पर जो मुझे पार्टियों से पैसा लेना है, ये 5 पार्टियाँ हैं, इन सब से मुझे 42 लाख रुपए लेने हैं। तो यहाँ से मैं डेटर्स के बैलेंस तो देख सकता हूँ, बट मैं यहाँ से ये नहीं देख सकता हूँ कि किस पार्टी का कितने टाइम से ड्यू है। तो इसके लिए मुझे जाना होगा, मैं दोबारा टैली के गेटवे पे आऊँगा। यहाँ पर मैं जाऊँगा डिस्प्ले अगेन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग, देन मैं प्रेस करूँगा रिसीवेबल। रिसीवेबल मैं इसलिए प्रेस करूँगा क्योंकि मुझे उन पार्टियों का ड्यू देखना है जिनसे पैसा मुझे लेना है। तो मैं रिसीवेबल में जाऊँगा, तो यहाँ पर वो सारी पार्टियाँ शो हो रही है 42 लाख वाली, जो मेरे ग्रुप में शो हो रही थी। तो अब मुझे यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं 31 अक्टूबर, अगर आज डेट है 31 अक्टूबर 2025, तो पार्टियों से मुझे, अगर मैं ए एंटरप्राइजेस की बात करूँ तो 183 दिन से ये ड्यू है और इसने मुझे 183 डेज से पे ही नहीं किया है, जबकि ये 1 मई 2025 के बाद है। अब ये 183 डेज कैसे कैलकुलेट हुए हैं मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैंने ये एक फॉर्मेट बनाया है, यहाँ पर करंट डेट जो है 31 अक्टूबर 2025 है और ड्यू डेट है 1 मई 2025। तो ये मेरा आ गया 183 डेज। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बीबी इंटरप्राइजेस का। इसका ड्यू है 31 मई 2025, ये 153 डेज दिखा रहा है। तो जब मैं 31 मई 2025 करूँगा, 31 मई 2025, तो यहाँ मेरा 153 डेज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है करंट डेट माइनस ड्यू डेट, तो यहाँ मेरा 153 डेज आ गया और यहाँ पर भी मेरा 153 डेज आ रहा है। तो ये जो ड्यू डेट
कैलकुलेट कर रहा है ये ड्यू डेट के हिसाब से कर रहा है, ना कि बिल डेट के हिसाब से। अब मैं जो है इसका एजिंग वाइज निकाल लेता हूँ। एजिंग मेथड पे जाऊँगा, मैं प्रेस करूँगा F6 और यहाँ पर मैं जाऊँगा एजिंग बाय ड्यू डेट। तो यहाँ मैंने पैरामीटर ऑलरेडी सेट कर रखे हैं, 0 से 30 डेज, 30 डेज टू 60 डेज, 60 डेज टू 90 डेज एंड 90 डेज टू सो ऑन। तो ये डेज़ के अगर कोई पार्टी ऐसी है जिसने 30 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया है तो वो मुझे फर्स्ट कॉलम में शो करेगा, जो 30 से 60 के बीच में है वो मुझे सेकंड कॉलम में शो करेगा, इसी तरह से आगे के कॉलम्स में शो करेगा पीरियड वाइज। तो इसको मैं कंट्रोल A कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर अगर 30 दिन के अंदर है तो FF इंटरप्राइजेस ने जो है 31 अक्टूबर से मेरी बिलिंग कराई थी, तो ये अंडर 30 डेज़ आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा इस बिल को लेके कोई इशू नहीं है और ना इस पेमेंट को लेके कोई इशू है। देन ये मेरा 30 to 60 डेज दिखा रहा है EE इंटरप्राइजेस, इसने मेरे से 30 सितंबर को मान लिया था, और अगर मैं 31 अक्टूबर की बात करूं तो ये मेरा 30 से 60 डेज़ के अंदर पेंडिंग चल रहा है। इसी तरह से CC इंटरप्राइजेस मेरा 60 to 90 डेज चल रहा है। और सबसे जो कॉम्प्लिकेट इश्यूज़ हैं वो AA इंटरप्राइजेस और BB इंटरप्राइजेस हैं, जिसका मोर देन 90 डेज से इसने पैसा हमें नहीं दिया है। तो बहुत ही सिंपली वे में हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस पार्टी का कितना ड्यू है। अब अगर मैं इसको जनरली बात करूं तो हमें FF इंटरप्राइजेस को कोई फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है। EE इंटरप्राइजेस को हम सिर्फ एक फॉलोअप ले सकते हैं पेमेंट के लिए, और CC इंटरप्राइजेस को भी हम फॉलोअप ले सकते हैं। बट AA इंटरप्राइज और BB इंटरप्राइजेस के लिए हम एक्शन ले सकते हैं, या पर उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगा सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रिक्ट वार्निंग दे सकते हैं ताकि हमारा पेमेंट फटाफट इशू करें। इसकी वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल भी होल्ड हो जाता है। हम आगे फर्दर कोई एक्सपेंसेस करना हो या कोई टैक्स ड्यू पे करना हो तो हम वो नहीं कर पाते हैं। आगे कोई गुड्स हमें परचेज़ करना हो या सर्विस परचेज़ करनी हो तो वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमारा जो है बिज़नेस ग्रोथ रुक जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिज़नेस रन करने के लिए। अब मान लीजिए किसी पार्टी ने पेमेंट मुझे दी है, तो मैं यहाँ पर रिसीट पे जाऊँगा, F6 प्रेस करूँगा और पेमेंट मुझे किसी ने दी है 31/8 को। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट लूँगा अकाउंट, किसी भी बैंक में मेरे इसने डिपॉजिट किया है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ AA इंटरप्राइजेस, इसने मुझे 3 लाख रुपए दिए हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस का, तो यहाँ पर मैं इसका बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका बिल नंबर, हमारा जो बिल नंबर था वो 0001 था। ये सेल बिल का नंबर है जो हमने सेल इसको काटी थी, और 12 लाख की इनवॉइस थी। 12 लाख में से इसने सिर्फ 3 लाख दिए हैं, तो यहाँ पर 3 लाख रुपए आ गया है। एंड देन यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा सेव। अब अगेन मैं आउटस्टैंडिंग में जाऊँगा, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल। अब यहाँ पर AA इंटरप्राइजेस का मुझे 9 लाख रुपए दिख रहा है, क्योंकि इसने 3 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं हमारे अकाउंट में। इसलिए हम डेटर्स के लेजर में मेंटेन बैलेंस बिल वाइज एनेबल करते हैं, ताकि ये पेमेंट जो है हमारी सेटअप होती रहे। तो अगर मैं इस पर इंटरेस्ट लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर वाउचर में जाके F7 जनरल प्रेस करूँगा, और यहाँ पर मैं इंटरेस्ट इस पे लगाऊंगा AA इंटरप्राइजेस। अगर मैं मान लीजिए इस पे 1% लगाता हूँ तो 9 लाख का इंटू 1% 9,000 रुपये होता है। और ये मैं कोई अगेंस्ट रेफरेंस नहीं करूँगा, ये मैं करूँगा ऑन अकाउंट, क्योंकि ये मेरा सेल्स के साथ एडजस्ट नहीं होने वाला है। अगर मैं इसको सेल के साथ एडजस्ट करता तो ये फिर मेरा बैलेंस वहाँ पर बढ़ जाएगा, बट ये मेरा एक सेपरेट एंट्री है, इसलिए मैं इसको ऑन अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर मैं 2 करूँगा इंटरेस्ट अकाउंट, और यहाँ पर डालूँगा बीम इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम AA इंटरप्राइजेस फॉर नॉट पेइंग सिंस 183 डेज एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इनवॉइस। तो हम जब भी कोई इनवॉइस इशू करेंगे तो वहाँ पर पेमेंट टर्म्स भी देखेंगे कि पेमेंट टर्म्स मेंशन होता है कि अगर आप 31 डेज से पेमेंट नहीं करते हैं
तो हम उस पर इंटरेस्ट लगा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिक ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स को हम किस सिंपली वे में कैसे समझ सकते हैं, ओवरऑल अकाउंट्स को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।